जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुमित लक्ष्कार। आज हम वन शॉट में क्लास 10th की पूरी हिस्ट्री, सभी चैप्टर्स, चैप्टर 5 के नोट्स, 3 पेज के नोट्स हैं। चैप्टर 4 के नोट्स वो हम नहीं पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 को, क्योंकि वो हमारा रिड्यूस्ड है। चैप्टर 2 के नोट्स, 3 के नोट्स, 2 के नोट्स और फिर चैप्टर 1 के नोट्स। क्लास 10th की पूरी हिस्ट्री इसी वन शॉट की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सारे नोट्स, साइंस के, सोशल के, मैथ के, इंग्लिश ग्रामर के, हिंदी ग्रामर के, सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल से। आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और उसके लिए आपकी प्रिपरेशन को बिल्कुल बेहतरीन कराने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ सब्जेक्ट सीरीज़, जिसमें आपको वन शॉट में आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर आपका पूरे सब्जेक्ट को आपको समझाता हूँ मैं। इसी कड़ी में हमारा अगला सब्जेक्ट है हिस्ट्री। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को बिना किसी देरी के। चैप्टर 5, फ्रेंड कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। देखो, फर्स्ट प्रिंटेड बुक चाइना में हैंड प्रिंटिंग होती थी, यानी एक पेपर लिया, लकड़ी ली, उसको हम वुड ब्लॉक कहेंगे, उसका अपन ने उसके ऊपर अपनी आकृति बना दी और फिर उन आकृतियों के अंदर अपन ने इंक भर दी, तो ये बन गया हमारा एक वुड ब्लॉक। और ऐसे कई सारे वुड ब्लॉक को अपन ने जोड़ के एक बुक बनाई, जिसका नाम मैंने रखा अकॉर्डियन बुक। इन बुक का इस्तेमाल होगा सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में। मर्चेंट्स अपने रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करेंगे और अर्बन कल्चर जो ग्रो हो रहा है, तो लोग मासेस जो हैं वो पढ़ना चाहती हैं, वो बुक्स का इस्तेमाल करेंगे पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। जापान कैसे पहुंची? जापान में इंट्रोड्यूस किया गया था बुद्धिस्ट मिशनरीज के द्वारा, और ओल्डेस्ट बुक है डायमंड सूत्रा, जो कि एक बुद्धिस्ट बुक है। धीरे धीरे टेक्सटाइल पे पेपर मनी बन गई थी और कार्ड्स पे लोग लिखने लगे थे। विजुअल मटेरियल स्टार्ट हो गया था प्रिंट, यानी पेंटिंग्स वगैरह। जैसे कि हमें एक पेंटिंग मिली है उकियो नाम की, जिसको पेंट किया है किटागावा उटामारो ने। प्रिंट कम्स टू यूरोप। अब प्रिंट यूरोप कैसे पहुंचा? देखो, सिल्क रूट के थ्रू पहले ट्रेड हुआ, तो फिर पेपर इंट्रोड्यूस हुआ, यानी वुड ब्लॉक, और फिर धीरे धीरे वुड ब्लॉक से बनती जो बुक है, क्या नाम है उस बुक का? अकॉर्डियन बुक। वो जो टेक्नोलॉजी है वो पहुंच गई मैग्रो पोलो, इटालियन व्यक्ति थे, उनके द्वारा। यूरोप में डिमांड थी, उसको फुलफिल करने के लिए वुड ब्लॉक की टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी साबित हुई और उसने पॉपुलैरिटी गेन कर ली। बट नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। लोग और डिमांड करते थे कि प्रोडक्शन करो और बुक्स का, ऐसा। तो यहाँ पे एक नीड हुई, तो इन्वेंशन हो गया गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस का। गुटेनबर्ग का बैकग्राउंड ये रहा। आप वीडियो को पॉज करके प्लीज़ देख लो यार, प्लीज़ देख लो उनका बैकग्राउंड। अब देखो, गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस ने एंटायरली बहुत बेहतरीन तरह से पूरा डिस्प्लेस कर दिया हैंड प्रिंटिंग को, और प्रिंटिंग होने लगी गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस से। और वेलम क्या होता है? एक लग्जरी चीज़ होती है, जो कि जानवरों की खाल पे लिखना, वो सर्वाइव कर गई, क्योंकि एरिस्टोक्रेसी क्लास के लोग उसी चीज़ को प्रेफर करते थे। और पता है 1430s में जब ये इन्वेंशन हुआ प्रिंटिंग प्रेस का, उसके 300 सालों तक कोई और इन्वेंशन हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर ये इन्वेंशन ना होता, इतना इम्पॉर्टेंट है ये इन्वेंशन कि ये इन्वेंशन ना होता, तो 300 सालों तक कोई और इन्वेंशन हुआ ही नहीं था। मतलब लोग प्रिंटिंग प्रेस देख ही नहीं पाते अगर इस 300 सालों तक। ओके, प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट्स। देखो, बुक्स फ्लडेड इन मार्केट एंड ओरल कल्चर एंड हियरिंग, ये भी ग्रो होने लगे, और सेक्रेड सिंबल्स लिखने लगे तो लोग, यानी सेक्रेड टेक्स्ट यानी धर्म की जो बातें हैं वो, और बलाट्स यानी दादी नानी वाली कहानियाँ, और इलस्ट्रेशन ऑफ बुक यानी बुक के पेज को सजाना। और विलेजेस में जो लोगों के ग्रुप बन रहे हैं, उनको हम कहेंगे संघ, और टाउन्स में इसी ग्रुप को कहेंगे टैवरन, जो कि लोग गैदर होके ग्रुप बना के बुक्स को पढ़ते हैं, उस ग्रुप्स को। रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर। देखो, जो रिलीजियस लीडर्स थे उनके दिल में फियर था, क्योंकि उनको डर लगता था कि यार जो आइडियाज़ हैं इनलाइटेंड थिंकर्स के, वो स्प्रेड हो सकते हैं मासेस के द्वारा, इस रिलीजियस थॉट्स स्प्रेड हो सकते हैं, और वैल्यूएबल लिटरेचर जैसे कि उनका धर्म का जो ग्रंथ है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। और वो क्रिटिसाइज करते थे प्रिंट को। रेवोल्यूशन, अब ये लोग दबा रहे हैं तो प्रिंट के जो समर्थक हैं वो उठाव में आएंगे, यानी वो भी रेवोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे है मार्टिन लूथर, जिन्होंने 95 थीसिस लिखी थी, और रोमन कैथोलिक चर्च ने इनको एग्जीक्यूट करा दिया था शायद। और प्रोटेस्टेंट्स रिफॉर्मेशन, और जो कई सारे प्रोटेस्टेंट्स हैं, यानी जो नई धारा की बात करते हैं, जो ओल्ड धारा को नहीं मानते, वो भी मांग करते थे रिफॉर्म की। प्रिंट एंड डिसेकेंड। अब देखो, प्रिंट
के द्वारा मेनाक्यो मिल वर्कर थे इटली के, इन्होंने बाइबल के मैसेज को री इंटरप्रेट करा था, जिसकी वजह से रोमन कैथोलिक चर्च ने ऑर्डर निकाला कि इनको एग्जीक्यूट कर दो ऐसा। और उनको एग्जीक्यूट करने के बाद, मेनाक्यो को एग्जीक्यूट करने के बाद बुक्स, जो रोमन कैथोलिक चर्च थी, उन्होंने एक इंडेक्स निकाला प्रोहिबिटेड बुक्स 1558, जिसके द्वारा उन्होंने कहा कि इन टॉपिक्स पे आप बुक्स नहीं बनाओगे। समझ गए? ठीक है। सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फोर्थ टॉपिक है हमारा दी रीडिंग मैनिया, एक नई पब्लिक इमेज हो गई पढ़ने वाली और लिखने वाली। स्कूल्स वगैरह सेटअप किए गए थे और नए लिटरेचर के फॉर्म आ गए थे, जैसे कि बलाड्स, फोकटेल्स, और इंग्लिश में इंग्लैंड में पेनी चेपी बुक और फ्रांस में बिलोथिक बिलेव बुक। दोनों एक ही तरह की बुक हैं, यानी पॉकेट साइज़ की जो बुक होती है ऊपर उसको कहते हैं पॉकेट साइज बुक। हाँ, अब उसका नाम इंग्लैंड में क्या था और फ्रांस में क्या था? पेनी चैपी और बिलोथिक बिलेव, पेनी चैप और बिलोथिक बिलेव। ओके। और पीरियोडिक प्रेस वगैरह आ गई थी, जैसे कि जो कि लिखते थी करंट अफेयर के बारे में, ट्रेड के बारे में, वॉर्स के बारे में और एंटरटेनमेंट के बारे में। और आइडियाज़ और साइंस और फिलोसफीज लोग लिखते थे बुक्स में। ओके। ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स यानी जो बड़े बड़े क्रूशियल ज़मींदार हैं, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं वो, और ऑफ द वर्ल्ड यानी ट्रम्बल मतलब होता है इनवॉलंटरी शेकिंग। मतलब क्या? मतलब जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं उनका तख्तो ताज हिलने लगा, कांपने लगा। ये है इस स्टेटमेंट का मतलब स्प्रेडिंग ऑफ आइडियाज़ एंड एनलाइटनमेंट ऑफ मासेस। ये हो सकता है प्रिंट के थ्रू। और लुइस सेबेस्टियन का एक स्टेटमेंट है, द प्रिंट इज़ द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड स्प्रेड ओपिनियन ऑफ मासेस एंड स्वीप अवे डिस्पोटिज्म। यानी जो निरंकुशवाद है, डिस्पोटिज्म की हिंदी होती है निरंकुशवाद, यानी जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, जिसको कोई रोकता ना हो, उसकी पावर को चेक करना। और प्रिंट बहुत पावरफुल इंजन है, ये कहा था इन्होंने लुइस सेबेस्टियन ने। प्रिंट कल्चर एंड द फ्रांस रेवोल्यूशन। फ्रांस रेवोल्यूशन में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है प्रिंट ने। कैसे? देखो, जो एलाटिन थिंकर्स हैं उनके आइडियाज़ को स्प्रेड करने में और नए डायलॉग और डिबेट के फॉर्म्स बनाने में, जैसे कि लोग प्रिंट के थ्रू एक दूसरे को टारगेट करके कुछ कमेंट कर सकते हैं ऐसा। क्रिटिसाइज दी मोरलिटी ऑफ किंग, यानी मोरलिटी किंग की जो मोरलिटी उसको क्रिटिसाइज करना, कंडीशन और न्यूज़। ओके। प्रिंट नॉट डायरेक्टली शेप माइंड्स बट ओपन दी पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंट। यानी प्रिंट आपके डायरेक्टली माइंड को शेप नहीं करती, बट आपको एक पॉसिबिलिटी देती है कि सर आप ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे आप पहले नहीं सोच रहे थे ना, आप ऐसे भी सोच सकते हो। दी 19th सेंचुरी, 1801 से लेकर 1899 तक जो समय रहा है उसको हम कहेंगे 19th सेंचुरी। उस समय महिलाओं के क्या हाल थे, चिल्ड्रंस के क्या हाल थे और वर्कर्स के क्या हाल थे, देखते हैं। आइए इन 3 टॉपिक्स पे अपनी नज़र डालते हैं। वुमेन देखो, पढ़ती भी थी, लिखती भी थी। कुछ महिलाएं अपना पब्लिक बिहेवियर, अपने घर का बिहेवियर टीच करती थी, पढ़ाती थी, और कुछ महिलाएं डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में बात करती थी, जैसे कि जॉन ऑस्टिन, ब्रोंट सिस्टर और जॉर्ज एलाइट। चिल्ड्रंस की देखो, पहली चिल्ड्रन प्रेस बन गई थी फ्रांस के अंदर, जो कि कार्टून वगैरह प्रिंट करती थी और इसके ऊपर सेंसरशिप होती थी कि बच्चों के लिए क्या लिख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, वो सब। सेंसरशिप यानी किसी चीज़ को सेंस करना, पढ़ना, समझना कि क्या लिख रहे हैं वो लोग। ग्रिम ब्रदर्स ऑफ जर्मनी कंपाइल फोकटेल्स फ्रॉम पीजेंट्स। उन्होंने कई सारे पीजेंट्स के पास गए और उनसे उनकी बातें सुनी, उनकी कहानियाँ सुनी और फिर उनको कंपाइल करके एक बुक में लिखा। वर्कर्स लिटरेसी अच्छी ठीक ठाक थी, तो उस टाइम पे वर्कर्स पढ़ते भी थे और लिखते भी थे, ऑटोबायोग्राफीज लिखते थे और पढ़ते भी थे दूसरों की, और पॉलिटिकल ट्रेड्स पढ़ते थे, यानी राजनीतिक क्या हालात हैं देश में वो। जैसे कि आजकल आपके पेरेंट्स करते होंगे। आजकल अगर आपके पापा की एज 40+ हो गई ना, तो गारंटी है मेरी कि वो उनको न्यूज़ में इंटरेस्ट आता होगा। होता है, ऐसे उम्र में होता है कि है ना, अपन को कुछ अपने आसपास की चीज़ें जो होती है ना, इंटरेस्टिंग चीज़ें, उनमें इंटरेस्ट आता है। वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। जो वर्कर्स थे ना, वो पढ़ते भी थे और करंट अफेयर्स में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और खासकर पॉलिटिकल करंट अफेयर्स। देखो, फर्दर इनोवेशन, धीरे धीरे सीरीज़ में इनोवेशन हुआ। प्रिंट में कोई भी चीज़ अगर इन्वेंट होती है, पहले तो उसका इन्वेंशन होगा, नीड होगी तो फिर इन्वेंशन हो जाएगा, उसके बाद फिर उसमें थोड़े बहुत और चेंजेस होंगे समय की मांग के हिसाब से। जैसे कि स्लेंडिगर प्रेस आ गई थी, जो कि बनाई गई थी रिचर्ड एम हुई के द्वारा, और उसके बाद फिर ऑफ प्रेस आ गई थी, जो कि लिखती थी एक समय में 6 कलर से। और उसके बाद एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, हाँ।
उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली प्रेस आ गई थी, जो कि किसकी द्वारा थी, हाँ हाँ, जिसने और ज़्यादा एक्सेलरेट करा प्रिंट को। और पेपर बनाने का मेथड भी अच्छा हो गया था, मैन्युफैक्चरिंग मेथड अच्छा हो गया था, और प्राइस कंट्रोल वाला हो गया था, और नोवेल्स वगैरह लोग लिखने लगे थे, पॉपुलराइज हो गया था नोवेल कल्चर। और ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे पेपर और सस्ता हो गया था, और डस्ट कवर्स और जैकेट्स वगैरह बनने लगी थी। सब चीज़ें हैं। इंडिया में देखो प्रिंट थी पहले पाम लीव्स पे, यानी पत्तों पे, और उनको हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स, जिनकी लिमिटेशन ये थी कि उनको कीड़े खा लेते हैं और वो ख़राब हो जाती हैं, लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती, इसलिए हमारा बहुत सारा जो लिटरेचर था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है ऑलरेडी। कौन सी लैंग्वेज थी? अरबियन, पर्शियन और संस्कृत। ध्यान रखना, ASP यानी अरबियन, संस्कृत और पर्शियन। प्रिंट कम्स टू इंडिया। प्रिंट इंडिया कैसे पहुंचा? पहले आया था, पोर्टुगीज आए थे इंडिया में, गोवा में, तो गोवा में उन्होंने प्रिंट स्टार्ट करी कनकानी लैंग्वेज में, उसके बाद फिर तमिल, उसके बाद फिर मलयालम, उसके बाद फिर इंग्लिश लैंग्वेज में बाद में स्टार्ट हुई थी, जिसको स्टार्ट करा था उनकी पहली पत्रिका का नाम था जेम्स अगस्टस हिक्की। एक कमर्शियल पेपर था जो कि लिखता था सभी के बारे में, किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं था ये, बट ओपन टू ऑल, बट इन्फ्लुएंस बाय नन, यानी किसी के ऊपर, सभी के ऊपर कमेंट करता था और किसी से दबता नहीं था, ऐसा। कंट्रोवर्सी विद ब्रिटिश ऑफिशियल्स, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने उनको एग्जीक्यूट करा दिया था। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है गवर्नर, मैंने आपको बोला गवर्नर जनरल क्योंकि बाद में गवर्नर जनरल बने थे इसलिए, बट आपकी बुक में लिखा है गवर्नर, तो आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नर ही लिखोगे। हो सकता है जब इन्होंने एग्जीक्यूट कराया था तब ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नर हो। गवर्नर मतलब होता है CM, और गवर्नर जनरल मतलब होता है PM, समझ गए। इंडियन पहली जो पत्रिका आई थी उसका नाम था बंगाल गजट, नाम सेम है, स्पेलिंग भी सेम है। इसको स्टार्ट करा था गंगाधर भट्टाचार्य ने, जेम्स अगस्टस हिक्की और गंगाधर भट्टाचार्य। देखो, रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट। देखो, जो रिफॉर्मर्स थे और जो ऑर्थोडॉक्स थे उनके बीच में तनातनी चलती रहती थी। हिंदू ऑर्थोडॉक्सी और मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी, ये थे ऑर्थोडॉक्सी, और रिफॉर्मर्स थे जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, और कुछ गुजराती न्यूज़पेपर भी थे जैसे कि बंगाल समाचार, और राजा राम मोहन रॉय का न्यूज़पेपर था संवाद कॉमेडी, और 2 पर्शियन न्यूज़पेपर और थे जो कि 1821 में स्टार्ट हुए थे, JNI जहाननामा और शमसुल अकबर। और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी का पत्रिका थी समाचार चंद्रिका। और मुस्लिम्स में अपना मुस्लिम में जो होते हैं ना उलेमास, उन्होंने अपना फतवा जारी करा था 1867 में प्रिंट के द्वारा। और हिंदूस ने भी 18th सेंचुरी में रामचरितमानस को प्रिंट कर लिया था। और उनकी 2 प्रेस और थी, लखनऊ में नवल किशोर प्रेस और बम्बे में श्री वेंकटेश्वर प्रेस। ओके, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। अब लोग और तरह से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरह से लोग लिखते थे। किस चीज़ में? कार्टून्स के फॉर्म में, यानी किसी के ऊपर कमेंट करने के लिए, और नॉवेल्स के फॉर्म में, जैसे कि जो नॉवल कल्चर पहले यूरोप में था, बाद में वो इंडिया में आ गया। लोग नॉवेल्स के थ्रू इमोशन पढ़ सकते हैं, एक्सपीरियंस पढ़ सकते हैं, और रिलेशनशिप जो उस समय के साथ उस व्यक्ति का था वो पढ़ सकते हैं। और पेंटिंग के थ्रू अपन विजुअल मटेरियल जो है एक पेंटिंग, उसके थ्रू अपन समझ सकते हैं कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी, पॉलिटी कैसी थी और कल्चर कैसा था। हमें एक पेंटिंग मिली है राजा रवि वर्मा की। लिटरेसी देखो, लिटरेसी ठीक ठाक होगी तो लोग ऐसे लिखेंगे, गाने लिखेंगे, लिरिक्स यानी गाने, और ग्रोथ वगैरह जो उनकी एक्सपीरियंस है वो लिखेंगे और दूसरों को पढ़ाएंगे। वुमेन एंड प्रिंट। महिलाओं के क्या हाल थे? महिलाओं की एजुकेशन की बात करते थे कुछ लिबरल और हस्बैंड्स और फादर, बट वहीं जो कंजर्वेटिव्स थे, जो ऑर्थोडॉक्स थे, वो महिलाओं को पढ़ने नहीं देते थे। और कुछ ऐसी महिलाएं थी जो कि रिवोल्ट करती थी, जैसे कि राज सुंदरी देवी, जिनकी एक बंगाली लैंग्वेज में ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है अमर जीवन, 1876 में इन्होंने लिखी थी। और इसके बाद एक और महिलाएं हैं, कैलाश भाषिनी देवी और ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई, जो कि ऐसी महिलाएं जो कि रिवोल्ट करती थी इस डिस्क्रिमिनेशन की बात को, इस डिस्क्रिमिनेशन को रिवोल्ट करती थी। चलो ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस, यानी जो पुरानी लैंग्वेज में जो प्रेस थी, उन्होंने भी वो महिलाओं की शिक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। ये प्रेस, एक प्रेस के आपके पास एग्जांपल है, राम चड्ढा की प्रेस है श्री धर्म विचार। इश्यूज़ जैसे कि नेशनल मूवमेंट, विडो रीमैरिज और एजुकेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करती थी ये प्रेस। ओके, प्रिंट एंड पुअर पीपल। देखो, गरीब लोग जो थे ना, वो लोग भी अब प्रिंट को पढ़ते थे, क्योंकि
क्योंकि जो बुक्स थी बहुत सस्ती हो गई थी इसलिए। और रिच जो क्लास के जो लोग थे उन्होंने लाइब्रेरीज बनानी चालू कर दी थी, क्योंकि लोग उनको वाहवाही करते थे, उनकी तारीफ़ करते थे इसलिए। और इश्यूज जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वो भी लिखने लगा था, वो भी धीरे धीरे लिखने शुरू हो गया था। कास्ट के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो भी लिखना शुरू हो गया था। लिखा था ज्योतिबा फुले ने अपनी एक बुक गुलामगिरी 1871 में। और B.R. अम्बेडकर और E.V. रामास्वामी नायकर ऐसे कई सारे लोग व्यक्ति हुए जिन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज करा। और वर्किंग क्लास के कुछ लोग थे जैसे वो भी लिखते थे। खाशी बाबा जिन्होंने सुदर्शन चक्र के नाम से, जो कि मिल कानपुर के मिल वर्कर थे, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी सच्ची कविताएं। ट्रेंड एंड सेंसरशिप। अब देखो, अर्लियर वॉज ओनली ऑन इंग्लिशमैन इन इंडिया, यानी जो इंग्लिश में लिखते थे सिर्फ उनके ऊपर ही होती थी। बाद में ये इंडियन में भी हो गई थी, इंडियन जो लैंग्वेज है उनके ऊपर भी हो गई थी। 1820 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉज पास करे जिसके द्वारा उन्होंने प्रिंट की फ्रीडम को कंट्रोल कर लिया। बट 1835 में गवर्नर जनरल, देखो गवर्नर जनरल यानी PM, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने उनकी जो प्रिंट करते हैं, जो ना जो जिनकी पत्रिकाएं होती थी, जैसे कि जो पत्रिका के ओनर हैं, वो उन्होंने रिक्वेस्ट करी सर से, और सर ने फिर ये गवर्नर जनरल ने फिर वो जो लॉस थे उनको हटा दिया था। बट बाद में 1857 के रिवॉल्ट के बाद प्रिंट सेंसरशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी। और फिर 1878 में एक एक्ट आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी वर्नाकुलर यानी पुरानी जो लैंग्वेज है उनके ऊपर जो उनके भाषा में पुरानी जो भाषाएं जैसे कि अरबियन, संस्कृत, उन भाषाओं में जो प्रिंट हो रही है उनको बंद करो, ऐसा। ओके। बाद में हमारी खुद की प्रेस आ गई थी, एक नेशनलिस्ट प्रेस भी थी जिसका नाम है केसरी, जिसको स्टार्ट करा था बाल गंगाधर तिलक ने, जो कि राष्ट्रवाद की बात करती थी। ओके, चलो ठीक है, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 4 रिड्यूस्ड है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 को। द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। देखो, पास्ट में कैसा वर्ल्ड था हम उसको पढ़ेंगे, जो आज हम बने हैं, आज जैसा वर्ल्ड हम देखते हैं मॉडर्न वर्ल्ड, वो कैसा बना हम वो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हमारा चैप्टर रिड्यूस हो चुका है, इसलिए। देखो, फैक्टर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, टेंजिबल और इंटेंजिबल, कई सारे फैक्टर्स हैं। टेंजिबल यानी फूड और डिजीज, और इंटेंजिबल यानी डिजीज और टेक्नोलॉजी। देखो, प्री मॉडर्न वर्ल्ड यानी, देखो मॉडर्न क्या होता है, जिसमें आज हम कई सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, वो सभी हो गई मॉडर्न। ग्लोबल मतलब क्या, जो कनेक्टेड है, वो जो पुराना वर्ल्ड था, प्री मॉडर्न वर्ल्ड यानी मॉडर्न होने से पहले जो वर्ल्ड था वो मॉडर्न नहीं था, वो था ग्लोबल। यानी वो कनेक्टेड था। कनेक्ट कैसे था, देखो, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड ऑफ माइग्रेशन। देखो, लोगों की मूवमेंट होती थी, ट्रेड की मूवमेंट होती थी, और कैपिटल की मूवमेंट होती थी। लोगों की मूवमेंट होगी, लोग कौन कौन से, ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्टहुड और पिलग्रिम्स, ये मूव करते हैं किसके लिए, नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटी, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, इन सभी चीज़ों के लिए मूवमेंट करते हैं। और साथ जब भी मूवमेंट करते हैं तो अपने साथ लेके जाते हैं अपने गुड्स, अपनी मनी वैल्यूज़, अपने स्किल्स, अपने आइडियाज़, अपने रिलीजन को, अपने इन्वेंशन को, अपने जर्म्स और डिजीज़ को भी। एग्जाम्पल है हमारे पास, पहले जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड था उस टाइम पे ट्रेड होता था, उसका एग्जांपल है हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन। कॉडीज एज अ करेंसी इस्तेमाल होती थी, और हमें एक पत्थर मिला है, एक स्टोन मिला है जिसके ऊपर एक पेंटिंग है, नहीं, जिसके ऊपर आकृति बनी हुई है नाव की, और उसके ऊपर नाव के ऊपर एक व्यक्ति चढ़ा हुआ है, यानी लोग ट्रेड करते थे नाव के थ्रू। चलो ठीक है। सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। सिल्क रूट के थ्रू वाइब्रेंट यानी बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था और कल्चरल एक्सचेंज होता था। हिस्टोरियंस आइडेंटिफाई रूट्स ओवर सीज एंड लैंड एंड विच कनेक्ट यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड एशिया। ओके, चाइनीज़ पोइट्री और इंडियन स्पाइसेस इसके थ्रू ट्रैवल करते थे, और जो बहता क्या, चाइनीज़ पोइट्री और इंडियन स्पाइसेस जा रहे हैं यूरोप, और बह के आएगा एशिया की तरफ बहुत सारे सोना चांदी और प्रीशियस मेटल्स। ओके, फ्लो टू एशिया। ट्रेड प्लस कल्चरल एक्सचेंज। अब हमने देख लिया ट्रेड, क्या हो रहा है, ट्रेड ये हो रहा है, ट्रेड मिल क्या रहा है, इनको बदले में मिल क्या रहा है, गोल्ड और सिल्वर। अब देखो कल्चरल एक्सचेंज कैसे होता था, क्रिश्चियन मिशनरीज और मुस्लिम प्रीचर्स ये आए थे एशिया की तरफ, और एशिया से बुद्धिज़्म रिलीजन अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हुआ, जो कि एक्चुअली इमर्ज कहाँ से हुआ था, नॉर्दर्न इंडिया से। ओके, फूड ट्रैवल, स्पेगेटी प्लस पोटैटो। स्पेगेटी यानी जो चाइना में नूडल्स आज हम देखते हैं वो पहुंचा था यूरोप ट्रेड के थ्रू,
और जिसको आज हम यूरोप में इटली की एक डिश मानते हैं स्पेगेटी, वो नूडल्स ही है जो कि पहुंचा है चाइना से। पास्ता भी पहुंचा है अरब से यूरोप। ओके, क्रिस्टोफर कोलंबस ने 14th सेंचुरी में खोज कर दी थी अमेरिकाज की। जो पूरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, वो पूरा अमेरिकाज कहलाता है। वहाँ पे जो वहाँ के ओरिजिनल इनहेरिटेंस थे उनको उसने कहा रेड इंडियंस। ओके, वो खोजने निकला था इंडिया को, बट उसको मिल गया था अमेरिका। इसलिए उन्होंने वहाँ के लोगों को रेड इंडियंस कहा, क्योंकि उसको लगा था कि ये लोग इंडियंस हैं इसलिए। 15th सेंचुरी से पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनको पोटैटो, सोयाबीन, ग्राउंड नट और टोमेटो और मेज़, इन सभी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। ये सभी क्रॉप्स बाद में इन्वेंट हुई हैं अमेरिका की खोज के बाद, क्रिस्टोफर कोलंबस की खोज के बाद। नई नई क्रॉप्स ने लाइफ्स और डेथ की जो रेशियो था यूरोप का उसको चेंज कर दिया। जो पुअर लोग थे वो अब अम्बल पोटैटो यानी अच्छी जो सस्ती क्रॉप है पोटैटो, उसको खाने के बाद और ज़्यादा जिंदा रहने लगे थे, जिसकी वजह से उनकी लाइफ अच्छी हो गई। बट एक डिजीज़ आ गई थी 1840s में, जिसकी वजह से पोटैटो की क्रॉप ख़राब हो गई और सभी लोगों को मरना पड़ा, सभी लोगों की डेथ भी हो गई थी। देख रहे हो कैसा, मतलब उस नई क्रॉप्स ने कैसे कैसे लाइफ और डेथ के जो रेशियो था यूरोप के अंदर, लाइफ और डेथ का जो रेशियो था उसको चेंज कर दिया। ओके, चलो देखते हैं आगे। कंक्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। देखो, अब यूरोपियन सेलर्स ने डायरेक्ट सी रूट्स देख लिए हैं एशिया के भी, और वेस्टर्न ओशियन को पास करके अमेरिकाज के भी। ओके, अब ये देखो, प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रंक हो गया है, यानी छोटा हो गया है। कैसे? वर्ल्ड सिकुड़ गया है क्या? नहीं, अब लोग कनेक्टेड हो गए हैं शिप्स के थ्रू, ओशंस के थ्रू। लैंड के द्वारा तो कनेक्टेड थे ही, अमेरिकाज नहीं था वैसे, बट अब शिप्स के थ्रू पूरी वर्ल्ड आपस में कनेक्ट हो गया है, अमेरिकाज भी कनेक्ट हो गया है। अब बसलिंग ट्रेड होता है इंडियन ओशियन में, और पूरे यूरोपियन सेलर्स ने कब्जा कर लिया है इंडिया के ऊपर। और जो फ्लो था उसको रिडायरेक्ट कर दिया। अब जो फ्लो था ना सोना चांदी का यूरोप से एशिया की तरफ, अब वो रिडायरेक्ट हो गया, यानी अब वो फ्लो होता है एशिया से यूरोप की तरफ। ओके, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। अमेरिका बहुत बड़ा लैंड है, वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स, लीव्स और फूड्स हैं, और बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स जैसे कि पेरू और मेक्सिको में कई सारी सोने और चांदी की खदानें हैं, और ट्रेड होता है इंडिया से। तो वो इन सारी खदानों से सोना चांदी निकाल के इंडिया को देते हैं, और उनकी जेब से कुछ पैसा नहीं जाता नहीं है, और उनके पास स्पाइसेस और गुड्स आ जाते हैं। समझ गए? पोर्टुगीज एंड स्पेनिश कंक्वेस्ट ऑन अमेरिका। देखो, नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर। अगर इनके पास अमेरिका जो पोर्टुगिस्ट हैं और स्पेनिश हैं उनके पास अगर गन्स हैं, तो अमेरिका के लोगों के पास तीर भाले हैं, कमान है, धनुष बाण है, लड़ाई तो तब भी होगी। बट जो इनके पास हैं डिजीज़ जैसे कि स्मॉल पॉक्स, वो बहुत ही ज़्यादा डेडली साबित हुई, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हुई अमेरिका के लोगों के लिए, जो कि अमेरिका बहुत समय से आइसोलेटेड रहा है, अमेरिकाज लॉन्ग आइसोलेशन। तो देखो, जो ओरिजिनल इनहेरिटेंस थे अमेरिका के, उनके अंदर इम्यूनिटीज़ नहीं थी इन डिजीज़ से लड़ने की, जिसकी वजह से उनकी बहुत बुरी तरह से मृत्यु हुई और लाखों की संख्या में उनकी डेथ हुई। ओके, और ऐसे इन्होंने पोर्टुगीज और स्पेनिश लोगों ने अमेरिका को कंक्वेस्ट कर लिया। फर्दर एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड। अब देखो, बाद में एक्सपेंशन हुआ ग्लोबल ट्रेड का 19th सेंचुरी से पहले। जो पॉवर्टी और हंगर थी यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा फैल गई थी, सिटीज़ ओवर क्राउडेड हो गई थी, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट थे सिटीज़ के अंदर, लोगों को एग्जीक्यूट कर रहे थे, रिफॉर्मर्स को एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो ऐसे बहुत ज़्यादा तनातनी थी समाज में, सोसाइटी में। तो ऐसे लोग परेशान होकर लोग भागने लगे अमेरिका की तरफ, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा लैंड है, वास्ट एंड अबाउंडेंट लैंड। ओके, बहुत ज़्यादा लैंड है, तो वहाँ पे जाके वो प्लांटेशन वर्क स्टार्ट करा उन्होंने, और लेबर्स लाते थे अफ्रीका से पकड़ के। जैसे हमारे बाबा रामचंद्र गए थे ना फिजी गए थे हमारे बाबा रामचंद्र, आपको आगे बताऊंगा मैं। चेंज इन इकोनॉमिक पावर्स। चाइना का रोल अब रिड्यूस हो गया, कम हो गया, जो कि वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री थी पहले 15th सेंचुरी से पहले, चाइना और इंडिया। बाद में चाइना का रोल रिड्यूस हो गया ओवरसीज ट्रेड करने में, और इंडिया में भी फिर यूरोपियंस आ गए थे, फिर उन्होंने इंडिया को भी कंकर कर लिया था धीरे धीरे, और वैसे हमारी जो एशियन कंट्रीज थी उनकी डोमिनेंस कम हो गई, और धीरे धीरे अमेरिका इन दी डोमिनेंस ऑफ यूरोप, इनकी डोमिनेंस बढ़ने लगी पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसे यूरोप का दबदबा और अमेरिका का दबदबा होने लगा पूरे वर्ल्ड में, और चाइना और इंडिया का रोल रिड्यूस हो गया। ओके, चलो ठीक है। चैप्टर नंबर 2, क्लास 10th, हिस्ट्री। दी नहीं आएगा। नेशनलिज्म इन इंडिया। देखो, इंट्रोडक्शन।
नेशन स्टेट क्या है? हमारी खुद की एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल आइडेंटिटी हो। ये प्रोसेस है जो हमने स्ट्रगल करा है कॉलोनिज्म के अगेंस्ट में, यानी कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में जो हमने स्ट्रगल करा है उसने हमारे बीच में यूनिटी को डिस्कवर करा है। यानी द प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म पीपल बिगन टू डिस्कवर यूनिटी अमंग देमसेल्फ। ओके, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, आप इसको स्टेटमेंट को ध्यान रखो। यानी मेरा दुश्मन वो है, आपका दुश्मन भी वो है, तो हम दोनों भाई भाई हो गए, ऐसा। डिफरेंट पीपल हैड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। किसानों का अलग एक्सपीरियंस है, मर्चेंट्स का अलग एक्सपीरियंस है, बिजनेसमैन का अलग एक्सपीरियंस है और प्लांटेशन वर्कर्स का अलग एक्सपीरियंस है। अब इन सभी को एक छत के नीचे लेके आए महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी, एम के गांधी जी। उनके द्वारा की गई दो बड़ी मूवमेंट्स हैं, एनसीएम और सीडीएम, उन दोनों को पढ़ेंगे। चलिए पहले हम बैकग्राउंड देखते हैं फर्स्ट मूवमेंट का, एनसीएम का। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और खिलाफत मूवमेंट ने फैसिलिटेट करा, बेस बनाया एनसीएम के लिए। देखो कैसे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कई सारी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएट कर दी थी हमारी कंट्री के अंदर। हमारी कंट्री का एक्सपेंडिचर बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के जो लोन्स थे उसने लोन निकालने चाहे हमारी कंट्री के ऊपर टैक्स लगा के, इसलिए। और फूड जो गुड्स थे उनकी प्राइस बढ़ गई थी, फूड कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ गई थी, और लोगों का फोर्स रिक्रूटमेंट होता था आर्मी में हमारे रूरल एरियाज से। और क्रॉप फेलियर हो गया था जिसकी वजह से फूड की शॉर्टेज हो गई थी, और जो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक थी वो फैल गई थी, और फेमाइन्स भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। फेमाइन्स यानी अकाल पड़ना। गांधी जी आए, उन्होंने आके एक बहुत ही अच्छा वेपन दिया सत्याग्रह का, जिसमें दो बातों पर फोकस किया गया है, ट्रुथ और नॉन वायलेंस। आपको अगर आप सच्चे हो, आपने किसी के साथ कोई इनजस्टिस नहीं किया है तो आपको नॉन वायलेंस के साथ प्रोटेस्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ। ये बात है सत्याग्रह की। इसको उन्होंने स्टार्ट करा था 1917 में, ट्राई करा था चंपारण में और खेड़ा में, और 1918 में अहमदाबाद में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कई सारी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएट कर दी थी। हाँ, और गांधी जी आ गए थे सत्याग्रह के साथ, और फिर आ गया रॉलेट एक्ट, फिर आ गया जलियांवाला बाग इंसिडेंट, उसके बाद फिर खिलाफत मूवमेंट। इन सभी ने अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी एक नेशन वाइड मूवमेंट की, जिसको हम कहते हैं नेशनल वाइड मूवमेंट। हमारी पहली मूवमेंट है एनसीएम यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखो रॉलेट एक्ट क्या था? ब्लैक एक्ट था, जिसको महात्मा गांधी जी ने ब्लैक एक्ट कहा है। इसको ये एक बहुत ही ज़्यादा पावर देता है, एनॉर्मस पावर देता है गवर्नमेंट को, जो कि इंडिया में रूल कर रही है, कि आप सिर्फ और सिर्फ डाउट के बेसिस पे किसी भी व्यक्ति को कम से कम 2 साल के लिए इम्प्रिजेंट कर सकते हो, यानी उनको जेल में डाल सकते हो, बिना किसी लॉयर के, बिना किसी अपील के, बिना किसी दलील के। ओके, इसलिए महात्मा गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट कहा है। और जलियांवाला बाग, महात्मा गांधी जी ने इसके अगेंस्ट में, इस एक्ट के अगेंस्ट में हड़ताल जारी की थी 6 अप्रैल 1919 में, और इस हड़ताल का हड़ताल वायलेंट हो गई थी 10 अप्रैल 1919 में, और मार्शल लॉ लग गया था फिर। और मार्शल लॉ लगने के बाद लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ में आर्मी लॉ है और लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो लोग इकट्ठे हुए थे, पता नहीं था लोगों को, बट लोग इकट्ठे हुए थे। अमृतसर में एक बाग है जलियांवाला, वहाँ पर, और वहाँ पे फिर 13 अप्रैल को जैसे ही आर्मी को पता चला कि वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, वो आर्मी गई वहाँ पर, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मार दिया, गोली चलवा दी उनके ऊपर। चलो ठीक है। खिलाफत मूवमेंट, तुर्की के राजा थे, उनकी डिफीट हो गई थी, उनकी हार हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और फिर इंडिया में जो उनके सपोर्टर थे, जैसे कि मोहम्मद अली और शौकत अली, ये यंग लीडर्स थे मुस्लिम्स के। उन्होंने हिंदू लीडर जैसे कि महात्मा गांधी जी, हिंदू लीडर नहीं थे वैसे कि महात्मा गांधी, वो सभी के लीडर्स थे, बट मान लो महात्मा गांधी जी को बहुत सारे लोग सपोर्ट करते थे, हिंदूज भी और मुस्लिम्स भी। और मोहम्मद अली और शौकत अली ब्रदर्स हैं, इनका नाम अली ब्रदर्स है आपकी बुक में शायद। इनको सपोर्ट करते थे कई सारे मुस्लिम्स। तो इन्होंने, महात्मा गांधी जी और इन्होंने सबने मिलकर सोचा कि हम एक बड़ी हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करके एक बड़ी नेशन वाइड मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। कलकत्ता सेशन में इसकी बात रखी गई थी सितंबर 1920 के सेशन में, और फिर इसको अडॉप्ट कर लिया गया था नागपुर के सेशन दिसंबर 1922 में। 1920 सितंबर का सेशन है ये, और ये दिसंबर का सेशन है। ये हुआ था कलकत्ता में और ये हुआ था नागपुर में। ओके, नॉन कॉपरेशन ही क्यों रखा है इस मूवमेंट का नाम? देखो महात्मा गांधी जी की एक बुक है
हिंदू स्वराज, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडियंस कॉपरेट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के साथ, इसलिए उनका रूल इंडिया में चल रहा है। अगर इंडियंस अपना कॉपरेशन हटा दें तो ब्रिटिशर्स का रूल 1 साल के अंदर ही कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए इस मूवमेंट का नाम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रखा गया था। मूवमेंट अनफोल्ड होगी स्टेजेस में, और कई सारी पार्टीज़ ने अपना इलेक्शन बायकॉट कर दिया था इस मूवमेंट के लिए, बट एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी जिसने अपना इलेक्शन बायकॉट नहीं करा था। मद्रास की पार्टी थी, एक नॉन ब्राह्मिकल पार्टी थी। स्टैंड्स डिफरेंट विद इन दी पार्टी, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से इस मूवमेंट को लिया। मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जनवरी 1921 में, और टाउन्स में लोगों ने बायकॉट करा था। जैसे मूवमेंट स्टेजेस अनफोल्ड होनी थी स्टेजेस में, वैसे ही हुई थी टाउन्स में। बायकॉट किया गया था स्कूल्स और कॉलेजेस और सर्विसेज को और टाइटल्स को। लिमिटेशन क्या थी? खादी, जो कि एक एक्सपेंसिव थी गुड्स, इंडियन कपड़ा था, वो बहुत महंगा था, जो कि जिसको पीजेंट्स थे वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए। और इंस्टीट्यूशंस जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्कूल कॉलेजेस नहीं थे, इंडियन सर्विसेज नहीं थी, तो लोग क्या करेंगे? खाली बैठेंगे? नहीं। और कंट्री साइड में बाबा रामचंद्र फिजी गए थे बॉन्डेड लेबर बन के। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मिलके एक संगठन बनाया, ओध किसान सभा, जिसके द्वारा उन्होंने कई सारे पीजेंट्स को मोबिलाइज करा था इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और नाई धोबी बंद वगैरह स्टैब्लिश किए गए थे पीजेंट्स के द्वारा, जो कि अगेंस्ट में थे तालुकदार्स के, ना कि ब्रिटिशर्स के। तालुकदार, जमींदार, इन सभी के। ट्राइबल्स, गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश जो हमारा स्टेट है, वहाँ पे एक जगह है गुडेम हिल्स, वहाँ पे कई सारे ट्राइबल्स थे, उन्होंने रिवॉल्ट करा था, इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा था। उनके लीडर थे अल्लूरी सीताराम राजू। वॉलेंट की ये लोग, इनके लोग की लिमिटेशन ये थी, इनकी भी लिमिटेशन ये थी कि ये लोग वॉलेंस करते थे, ये भी वॉलेंस करते थे। और प्लांटेशन वर्कर्स, इन्होंने स्वराज के मतलब अपने टर्म्स में लिया था, यानी नोशन फॉर स्वराज ऑन देयर ओन टर्म्स। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था 1859 का, जिसके द्वारा कहा गया था कि आप अपनी प्लांटेशन फील्ड को छोड़ के नहीं जा सकते। उसको उन्होंने बैकआउट करा था। स्वराज का मतलब क्या? हमें ये इस एक्ट को अब नहीं मानना, इस एक्ट को छोड़ देना है, और महात्मा गांधी जी आके हमें हमारे गाँव में काम देंगे, ऐसा मानते थे ये लोग। इस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया था चौरी चौरा कांड के तहत, जो कि फरवरी 1922 में बंद हो गई थी, जिसमें कई सारे पुलिस वालों को जला दिए गए थे मार्शल्स के द्वारा। और बट यहाँ पे एक फ़ायदा हुआ, लोगों ने पहली बार अपने आप को एक साथ खड़ा देखा किसी एक मंच पर, और आइडिया ऑफ स्वतंत्र भारत इमर्ज हुआ। यानी लोग बात करते थे, भले ही अपने फ़ायदे के लिए बात कर रहे हैं, बट बात करते हैं स्वतंत्र भारत की। तो यहाँ पे पहली बार हमें झलक दिखी एक देश की। अलग अलग जो क्षेत्र थे वहाँ पे हमें पहली बार एक झलक दिखी एक देश की। लिमिटेशन क्या थी इस मूवमेंट की? महिलाओं ने पार्टिसिपेट नहीं करा था, और इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, वॉयलेंस होता था, वो सारी लिमिटेशंस। ओके। टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अभी आने गई है। उसके आने से पहले कुछ और घटनाएं हुई, जैसे कि ट्रेनिंग हुई मासेस की, स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई थी, और इकोनॉमिकल डिप्रेशन था, तो फिर फूड कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ गई थी। और 7 कमीशन आया था जिसने इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात करी थी, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इंडियंस नहीं थे, इनमें एक भी इंडियन नहीं था, इसलिए कई सारे लोगों ने इसका प्रोटेस्ट करा था, गो बैक साइमन के नारे से इसको भगाया था। और डोमिनियन स्टेटस, इसकी बात हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 में, और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इसको मना करके पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में। सॉल्ट मार्च के तहत सेकेंड मूवमेंट स्टार्ट हुई थी ऑन 31 जनवरी 1930 में। गांधी जी ने एक लेटर लिखा 11 डिमांड्स का, जिसके अंदर सॉल्ट टैक्स को ख़त्म करने की डिमांड भी थी वायसरॉय को, और वायसरॉय ने इस डिमांड को नेगलेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने 240 मील चल के गए थे वो 10 दिन के लिए। क्यों चल के गए थे? क्योंकि वो आसपास जो गांव है उन लोगों को मोबिलाइज करते थे, कहते थे पार्टिसिपेट करना, वॉलेंस मत करना, ऐसे बात करते थे। और 24 दिन के बाद डांडी से वो पहुँचे, साबरमती आश्रम से वो पहुँचे डांडी एक कोस्टल एरिया है गुजरात में, वहाँ पर उन्होंने 6 अप्रैल 1930 में इस शॉर्ट लॉ को ब्रेक करके इस मूवमेंट को स्टार्ट करा, और इसको एक सेरेमनी की तरह एक्सप्रेस किया, और सभी लोगों ने धीरे धीरे शॉर्ट लॉ तोड़ के इस मूवमेंट को स्टार्ट करा। ओके, मूवमेंट स्टार्ट हुई है। देखो, लोग अब शॉर्ट लॉ को तोड़ते हैं,
पीजेंट्स अपना टैक्स पे करने से मना करते हैं, लेकर शॉप्स को क्लोज किया गया और चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया गया, और गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल रिप्रेशन करा और अरेस्टिंग करी लीडर्स की, और अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। और गांधी एरविन पैक्ट के तहत 5 मार्च 1931 में इस मूवमेंट को कॉल अप कर दिया गया था, और गांधी जी राजी हुए थे RTC सेकंड में जाने के लिए। RTC यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड में जाने के लिए। हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। अब देखो, रिच पीजेंट्स की डिमांड थी हमारे टैक्स को ख़त्म करो, बट गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड को रिफ्यूज़ कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने इस मूवमेंट में सपोर्ट करा, इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा। पुअर पीजेंट की वही डिमांड थी कि हमारे टैक्स को ख़त्म करो, बट इनकी डिमांड्स थी अगेंस्ट में रिच पीजेंट्स के, और ये वॉयलेंस करते थे, इसलिए कांग्रेस डायरेक्टली इनको सपोर्ट करती थी, ना कि इनको। मर्चेंट्स और वर्कर्स, देखो वर्कर्स ने ज़्यादा इस मूवमेंट को पार्टिसिपेट नहीं करा, बट स्टिल गांधी जी के सपोर्ट में आकर, इन्फ्लुएंस में आकर कुछ लोगों ने सपोर्ट करा था इस मूवमेंट को, बट इनकी लिमिटेशन क्या थी कि ये लोग वॉयलेंस करते थे और डायरेक्टली अगेंस्ट में थे इंडस्ट्रियलिस्ट के। और देखो, इंडस्ट्रियलिस्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम है फिक्की, 1927 में बनी थी ये, और इनकी डिमांड थी कि हमें हमारा बिजनेस एक्सपेंड करना है, जिसके लिए हमें हमारे जो ऊपर टैक्स है उनको ख़त्म करो, और प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे कि जी डी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर ये बात करते थे फ्रीडम की। ओके, महिलाओं ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा था, बट उनके अपलिफ्टमेंट की बात किसी ने नहीं करी, और वो प्रोटेस्ट करती थी, मार्चेस करती थी, और लिकर शॉप्स को बंद करने में हेल्प करती थी। लिमिटेशन क्या थी CDM की? देखो, CDM का फुल फॉर्म है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, स्टार्ट हुई थी 6 अप्रैल 1931 से, और ख़त्म होगी आगे बताऊंगा आपको। हाँ, 5 अप्रैल 1931 में ख़त्म हुई थी, और स्टार्ट हुई थी 6 अप्रैल 1930 में स्टार्ट हुई थी, और 1931 में ख़त्म हो गई थी। देखो, कास्ट इश्यू जैसे कि सनातनीज और अनटचेबल्स, इनके बीच में लड़ाई थी। सनातनीज बात करते थे, सनातनीज इनका इन्फ्लुएंस था कांग्रेस के अंदर, और अनटचेबल्स की बात करते थे BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी सपोर्ट करते थे। महात्मा गांधी सपोर्ट करते थे अनटचेबल्स को, और उन्होंने उनको हाइजेंस कहा था, उनकी टॉयलेट्स भी साफ करी थी, इसलिए ये बात थी। हाँ, और सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करते थे अनटचेबल्स, बट सनातनीज इनको नहीं देते थे, और फिर बाद में लड़ाई हुई थी BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, और फिर बाद में BR अम्बेडकर मान गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पूना पैक्ट के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट 1932 में इस पूना पैक्ट हुआ था सितंबर 1932 में, जिसके तहत BR अम्बेडकर मान गए थे 73 रिजर्व सीट्स के लिए, ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। ओके, रिलीजियस इशू, देखो हिंदूज और मुस्लिम्स, जो कांग्रेस के अंदर ज़्यादातर लोग हिंदू थे, तो वो हिंदूज को सपोर्ट करती थी, और मुस्लिम्स के लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी मुस्लिम लीग, जो कि मुस्लिम्स को सपोर्ट करती थी। और रिलीजियस कोई प्रैक्टिस हो रही थी, उसमें लोग अपने वेपन्स दिखा रहे हैं, और ऐसे कम्युनल राइट्स वगैरह होते हैं, दंगे फसाद होते हैं। इस मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी नहीं थी, बट NCM जो थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम की यूनिटी थी, बट यहाँ पर यूनिटी नहीं थी। इंडिविजुअल लेवल पर लड़ाई हुई थी अहमद जयकर और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में। इनके बीच में नेगोशिएशन नहीं हो पाया, और जिसकी वजह से अहमद जयकर ने मना कर दिया रिजर्व सीट के लिए भी और सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए भी, और फिर बाद में मोहम्मद अली जिन्ना मांग करते हैं पाकिस्तान की। चलो ठीक है। और द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, देखो आधी हमने एकता अचीव की गई थी हमारे कॉमन स्ट्रगल के थ्रू, और आधी हमारी एकता हमने अचीव करी जो हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस थी उनके द्वारा, हमारी हिस्ट्री, हमारे फिक्शंस, हमारे जो पुराने गीत रहे उनके द्वारा, हमारी भारत माता की इमेज और वंदे मातरम सॉन्ग के द्वारा, हमारे जो पुराने गाने थे उनके द्वारा, जिनको कंपाइल करा था नॉर्थ इंडिया में रविंद्रनाथ टैगोर ने, और साउथ इंडिया में नाथेश्वर शास्त्री ने। हट हट हट
देखो नताशा शास्त्री जी की एक बुक है द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, और आइकन्स के थ्रू और सिम्बल्स के थ्रू हमने हमारी यूनिटी को डिस्कवर करा है, जैसे कि स्वदेशी फ्लैग और स्वराज फ्लैग। ओके, और रीइंटरप्रेटेड करके हमारी हिस्ट्री को, यानी हमारी जो पुरानी ग्लोरी रही है चरक संहिता, और जो हमारी पुरानी ग्लोरी रही है उसको रीइंटरप्रेटेड करके, और हमारी लास्ट मूवमेंट है क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसके द्वारा कंप्लीट विड्रॉल हो गया था ब्रिटिशर्स का, और डू और डाई का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। चलो ठीक है, चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो आपको स्टार्टिंग में एक पेंटिंग देखने को मिलेगी, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, 1848 में फ्रेडरिक सूजन ने बनाई थी ये पेंटिंग, जिसमें आपको देखने को मिलेगा सभी मेल और फीमेल मार्च कर रहे हैं एक लॉन्ग ट्रेन बना के स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ, जिसके हाथ में चार्टर है मेल के राइट के, और टॉर्च है एनलाइटनमेंट की, और जो कि दिखाती, जिसकी ज़मीन में पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं क्राउन और जो सिम्बॉल्स होते हैं ना, जो कि दिखाते हैं एब्सोल्यूट को, राजा महाराजा को, वो बिखरे पड़े हुए हैं फोरग्राउंड में, यानी ज़मीन में। और यूरोपियन विजन यानी जो पूरे वर्ल्ड के लोग हैं, जो कि डिवाइडेड हैं अलग अलग नेशंस में, जिनको अपन आइडेंटिफाई करते हैं उनके कॉस्ट्यूम के द्वारा और उनके नेशन फ्लैग के द्वारा, उन लोगों को एक करना। और यूनाइटेड स्टेट्स ने इस स्टैचू को पास कर लिया, यानी, और फ्रांस उसके सामने खड़ा है, यानी फ्रांस में स्ट्रगल चल रहा है और इस समय तक यूनाइटेड स्टेट आज़ाद हो चुका है। जर्मनी, इंग्लैंड और रशिया और हंगरी और पोलैंड और इंग्लैंड, ये जो देश हैं ये अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी स्टैचू के पास आ रहे हैं, अभी आए नहीं हैं। और इमरजेंस ऑफ दीज, देखो नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था वो इमर्ज हो रहा है इन मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर की जगह पर। देखो फ्रांस रेवोल्यूशन तक आपने पढ़ा था क्लास 9th में, अब हम पढ़ेंगे उसके आगे का। देखो नेपोलियन ने जो कंकर कर लिया था फ्रांस को पूरा 1870-89 में, बाद में फिर वहाँ पे जो नेशनल असेंबली बनी थी उसने कैसे पूरे देश को यूनाइट करा, कैसे अलग अलग लोगों को यूनाइट करा। देखो ला पेट्रे और ले सिटियोन नाम के टाइटल्स चलाए थे, और नया फ्रांस फ्लैग जो कि रॉयल वाला फ्लैग था ना, रॉयल क्लास का जो फ्लैग था उसको हटा के सभी लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला ट्राई कलर फ्लैग लाया गया था, और स्टेट जनरल का नाम रख के हटा के नेशनल असेंबली कर लिया गया था, और इक्वल राइट्स दे दिए गए थे सभी को। और बाद में उसने डिक्लेयर करा कि वो एक मिशन पे है, और वो बाकी कंट्रीज़ की मोनार्की को भी हटा के वहाँ पे भी हमारा राज लाएगी, डिक्टेटरशिप लाएगी, ऐसा ना, मोनार्क जो नेपोलियन का राज है वो आएगा। और वहाँ पे भी उसने अपने जो रूल्स लागू करे, कौन कौन से रूल्स, उनको उसने कहा सिविल कोड ऑफ 1804, यानी गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए थे, यानी गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को कर दिया गया था, और ड्यूज वगैरह को कम कर दिया गया था, और वेट एंड मेजरमेंट अच्छे कर दिए गए थे, और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा कर दिया गया था, और फैसिलिटीज़ अच्छी कर दी थी, कैपिटल की मूवमेंट की भी और गुड्स की मूवमेंट की भी, यानी ट्रेड की फैसिलिटीज़ अच्छी कर दी गई थी। बट जो लोगों का इनिशियल एंथुसियाज्म था वो कन्वर्ट हो गया था हॉस्टिलिटी में। क्यों? क्योंकि उनको लगने लगा था कि हमारी खुद की पॉलिटिकल आइडेंटिटी है ही नहीं, नेपोलियन हम पर राज कर रहा है, ऐसा। और द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है हैंसबर्ग एम्पायर का, जिसके अंदर कई सारे रीजन है, ग्लेशिया, लम्बार्डे, वेनेटिया, बोहेमिया, अल्पाइन, ट्रायोल, ऑस्ट्रो हंगरी एरिया, इन सभी एरियाओं में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। तो कितना ज़्यादा डाइवर्स है यूरोप, आप देख सकते हैं। दी एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। देखो मेरी आवाज़ दब गई है अब, क्योंकि मैं बोल नहीं पाता आधे घंटे के बाद ठीक से। देखो एरिस्टोक्रेसी क्लास थी वो यूनाइट रहती थी सेम लैंग्वेज की वजह से, सेम रॉयल लाइफ की वजह से, और मैरिज करते थे अपनी कास्ट के अंदर, अपनी रॉयल क्लास के अंदर, और पावरफुल ग्रुप था और स्मॉल नंबर में था। वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में टाउन्स इमर्ज होने लगे थे, और वहाँ पर 18th सेंचुरी के बाद से कई सारी इंडस्ट्रीज आ गई थी, और वर्किंग क्लास जैसे कि जो प्रोफेशनल्स थे और बिजनेसमैन थे वो एक न्यू मिडिल क्लास फॉर्म कर दिए गए थे। उन्होंने एक न्यू मिडिल क्लास फॉर्म कर दी गई थी। जो पीजेंट्स थे उन्होंने जाके काम करा इंडस्ट्रीज में, और वो बन गए थे बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स। ओके, लिबरलाइजेशन यानी और नेशनलिज्म आपस में मर्ज हो गया। लिबरल मतलब होता है फ्रीडम, फ्री यानी, और जो कि आज़ादी की बात करें। लिबरलिज्म यानी जो आज़ादी की बात करती है, जो आइडियोलॉजी आज़ादी की बात करती है वो होती है लिबरलिज्म। आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन 18th सेंचुरी, ये बात करते थे नेशनल यूनिटी की, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी लॉ के बाद जो
इक्वलिटी की बात करते थे लॉ के द्वारा, और ये बात करते थे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल लिबरलिज्म की, यानी आज़ादी की। पॉलिटिकल आज़ादी कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, और सभी को वोटिंग राइट्स हो, और मेल को और एसटी से क्लास और क्लर्जी क्लास के प्रिविलेजेस हटा दो, ऐसी बात करते थे। और इकोनॉमिकल कैसे, वेट एंड मेजरमेंट इक्वल कर दो, ट्रेड बैरियर्स हटा दो, कॉस्ट कटिंग करने दो, ग्लोबलाइजेशन होने दो, और करेंसी नंबर कम कर दो, ऐसा। और अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, डिफेट ऑफ नेशनलिज्म। देखो नेपोलियन की डिफेट हो गई जो कि नेशनलिज्म की बात को बढ़ाता था। और देखो यहाँ पे कंजर्वेटिज्म आ गया, यानी जो लोग बात करते हैं कंजर्वेटिज्म की वो आ गए, यानी कंजर्वेटिव जो कि पुरानी मोनार्की और जो सोशल हायरार्की, जो चर्च वगैरह थे ना, वो सब आ गए। और जो बिलीव करते हैं ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस की डोमिनेंस होनी चाहिए। और जो उन्होंने सोचा कि जो मॉडर्नाइजेशन है जो कि लेके आया था नेपोलियन, उसने उनकी पावर को स्ट्रेंथन करा है, और वो इनके ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन की पावर को भी स्ट्रेंथन कर सकता है, बढ़ा सकता है। अ मॉडर्न आर्मीज और एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी और डायनेमिक इकोनॉमी, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट करा था नेपोलियन को भी, और ये उनको भी फैसिलिटेट कर सकती है। और 1815 के बाद से यूरोपियन पावर्स जैसे कि रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, इनकी डोमिनेंस हो गई थी। और इनकी एक मीटिंग हुई थी, ट्रीटी ऑफ वियना 1815, नेपोलियन को हराने के बाद, जिसको होल्ड करा था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने, जिसके द्वारा इन्होंने कई सारी बाउंड्रीज स्टेट्स इस्टेब्लिश कर दी थी फ्रांस की बाउंड्री पे, जिसको, और उन्होंने फ्रांस के अंदर जो पुरानी डायनेस्टी थी, बॉर्बन डायनेस्टी, उसको रिगेन कर दिया था। और कई सारे पार्ट्स जो थे जिनको नेपोलियन ने जीता था, उनको अपने कंट्रोल में ले लिया था। और रशिया ने कब्जे कर लिया था पोलैंड को, और पोलिश लैंग्वेज को भगा दिया था वहाँ से, और किंगडम ऑफ नीदरलैंड बना दिया गया था। और फिर कंजर्वेटिज्म जो कि इस्टेब्लिश हुआ था, वो किसी भी क्रिटिज्म को और उनके ऊपर किसी भी कोई सवाल को जीतता नहीं था। और वो कई सारे लॉज वगैरह सेंसरशिप करता था न्यूज़पेपर्स के ऊपर और बुक्स के ऊपर। जो नए रेवोल्यूशनरीज थे वो दब गए और वो छुप गए, और ऐसे कई सारे रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने आवाज़ उठाई, जैसे कि गुसीपी मजीनी 1833, इनका जन्म हुआ था 1807 में जेनोवा में। और इन्होंने कई सारी अपनी सोसाइटीज़ बनाई थी। यंग वर्नी 1833 में, और यंग इटली मर्सिल्स में बनाई थी। मजीनी बिलीव करते थे गॉड ने इस पूरे वर्ल्ड को बनाया है, जो कि एक नेचुरल यूनिट है मैनकाइंड की, और सभी को यूनाइट होकर रहना चाहिए, ऐसा। द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से लेकर 1848, इस समय तक कई सारे रेवोल्यूशन हुए थे। स्टार्टिंग हुई थी फ्रांस से। फर्स्ट अपीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन 1830, जुलाई के समय में 1830 में फ्रांस के अंदर जो लुइस फिलिप थे उनको भगा दिया था, और उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया था। भगाया नहीं था, बट बस उनको सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया था। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय ड्यूक मेटरनिक, who was a ऑस्ट्रियन चांसलर, जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, यानी ऑस्ट्रिया के राजा थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। पूरा ये रहा स्टेटमेंट, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी होती है, यानी फ्रांस ने छींक दिया, फ्रांस में हो गया जुलाई रेवोल्यूशन। अब उसने स्पार्क कर दिया, ब्रुसेल में हो गया रेवोल्यूशन। ब्रुसेल में भी है ना, जो ब्रुसेल्स था ना, राजधानी थी बेल्जियम की, वो अलग हो गई, यानी पूरी बेल्जियम अलग हो गया नीदरलैंड से, ऐसा। और इंडिपेंडेंस हो गई थी ग्रीस की ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के तहत 1832। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनलिज्म फीलिंग। देखो लोग पुरानी हिस्ट्री के थ्रू और जो पुराने गाने थे उनके थ्रू आज एकता लाने की बात करते थे, जैसे कि जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्रीड हर्डर। और लैंग्वेज, जो कि उन्होंने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा नेशनल सेंटीमेंट्स को एक करने में। रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया था पोलैंड को, बट पोलिश लैंग्वेज को ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, और लोगों ने प्रोटेस्ट करा, अपने नेशनल सेंटीमेंट दिखाए पोलिश लैंग्वेज के थ्रू। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। देखो 1830s में जो बहुत ज़्यादा ग्रेट इकोनॉमिकल हार्डशिप हो गई थी यूरोप के अंदर, तो कई सारे लोग परेशान थे, सिटीज़ ओवर क्राउडेड थी और रिलीजियस डिबेट्स थी, और लोगों ने फिर पूरा रिवॉल्ट कर दिया था 1848 का फ्रांस के अंदर ही। लुइस फिलिप को पूरी तरह भगा दिया। पहले बनाया था सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, अब उनको पूरी तरह भगा दिया था, ऐसा। और सारे अडल्ट मेल को वोटिंग राइट्स दे दिए गए थे, जो कि 21st की एज को कंप्लीट कर चुके थे वो, उनको जो कि 21 साल से बड़े थे, उनको सभी को वोटिंग राइट्स दे दिए थे।
1848 में रेवोल्यूशन हुआ था लिबरल्स का, इसको हम कहते हैं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर में सभी मेल और फीमेल को यूनाइट होके आवाज़ उठानी पड़ी और नेशनल यूनिफिकेशन की बात करनी पड़ी, पार्लियामेंट की बात करनी पड़ी थी। और एक आपके बुक में इंसिडेंट दिया गया है जर्मनी का, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई थी सेंट पॉल चर्च में, जहाँ पर 831 रिप्रेजेंटेटिव आए थे। उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट करा था। कई सारे बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स थे ये सारे। 18 मई 1848 की बात है ये। और फ्रेडरिच विलियम फोर, जो कि राजा था प्रूशिया का, वो भी था वहाँ पर। उसने रिजेक्ट कर दिया था इनके ऑफर को और फिर उसने आर्मी को बुला के इस असेंबली को डिस्बैंड कर दिया था। कॉलिंग द ट्रूप्स एंड डिस्बैंड द असेंबली। द इशू ऑफ पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन नॉट आर्ग्यूड। और लार्ज नंबर में उन्होंने पार्टिसिपेट करा था और उनके आज़ादी की बात किसी ने नहीं करी थी। और उनको सिर्फ और सिर्फ वोट देने का अधिकार भी नहीं था, उनको सिर्फ और सिर्फ एज अ विजिटर गैलरी में खड़े होने का अधिकार था। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी को बनाया था, जर्मनी के राजा थे विलियम। देखो जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ था। जर्मनी के राजा थे विलियम वन, जो कि आते थे प्रूशिया एरिया से। प्रूशिया जो एक एरिया है वहाँ से, स्टेट है वहाँ से। और इन्होंने जनवरी 1871 में अपने आप को पूरे जर्मनी का राजा घोषित किया था और ये सेरेमनी हुई थी वर्सेल में। ऐसे हुआ कैसा था यूनिफिकेशन। चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क ने करा था। इन्होंने 7 सालों तक 3 वॉर्स लड़ी थी, ऑस्ट्रिया से, फ्रांस से और डेनमार्क से। उसके बाद फिर पूरे क्षेत्र को कब्जा करके इनको दिया था विलियम वन को। इटली का यूनिफिकेशन हुआ था किंग विक्टर इमैनुएल टू के द्वारा। इनके 2 चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर कैवियर और चीफ मिनिस्टर गैरिबाल्डी। ये एक डिप्लोमेट थे जिनके अच्छे रिलेशन थे फ्रांस के साथ और इन्होंने लड़ाई लड़ी थी सार्डिनिया पेरीमोंट, जहाँ से ये विक्टर इमैनुएल टू आते हैं, वहाँ से उनकी आर्मी और फ्रांस की आर्मी इसने मिलके नॉर्दर्न इटली को पकड़ा था, इन्होंने करा था, अकेला निकाला था, उसको वहाँ से कब्जा करा था और सदर्न इटली को कब्जा करा था। गुजीबी गैरिबाल्डी ने 2 सिसिलीज वाले एरिया पे राज था बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन का, उनको भगा के वहाँ पे पीजेंट्स की मदद से कब्जा कर लिया था सदर्न इटली को। और बीच वाला जो इटली था उसको सरेंडर करा दिया था पोप के द्वारा। पोप ने सरेंडर कर दिया था, तो ऐसे पूरी इटली को यूनिफिकेशन हो गया था। इन दोनों चीफ मिनिस्टर ने हेल्प करी थी और राजा थे विक्टर इमैनुएल टू। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। नेशनलिज्म के द्वारा देखो ब्रिटेन में कोई ऐसा सडन अपीवल नहीं हुआ। 4 स्टेट थे यहाँ पर, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेलिश और आयरलैंड। इंग्लैंड तो था ही। इंग्लैंड में पहले जो लोग थे उन्होंने पावर को सीज कर लिया था 1688 में ही, और फिर एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के तहत इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को जोड़ दिया था और एक बड़ी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना दी थी। और जिसके द्वारा फिर बाद में फिर आयरलैंड को जोड़ लिया गया था। फिर आयरलैंड अलग हुआ, फिर से उसको जोड़ लिया। और फिर बाद में वेलिश रीजन ने खुद ही सरेंडर कर दिया था और फिर ऐसे एक बड़ी कंट्री बनाई गई जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। विजुअलाइजिंग द नेशन। एलेगरी बनाई गई, फीमेल फिगर्स बनाए गए, जो कि जर्मनी की थी जर्मेनिया और फ्रांस की थी मैरियाना, जो कि दिखाती है उनकी यूनिटी को और उनके देश को। इसकी अलग बात है ओकलीस और इसकी अलग बात है रेड कैप। नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। मेरा देश आगे बढ़े, मेरा देश महान है, हम सभी को यूनाइट होकर रहना है, ये होगा नेशनलिज्म। इम्पेरियलिज्म यानी किसी और का देश आगे ना बढ़े, मुझे उसकी ग्रोथ से जलन होती है, ये हो गया इम्पेरियलिज्म। बहुत ही ज़्यादा टेंशन डेवलप हुई थी बाल्कन रीजन, जो कि एक क्षेत्र है ऑटोमन एम्पायर के अंदर में था। ये क्षेत्र यूरोप का एरिया है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप्स हैं और अलग अलग छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं और वो आपस में जलती थी एक दूसरे से। जैसे ही आज़ाद हुई वैसे ही जलती थी, लड़ाई करती थी। और बात तो तब हो गई जब इनके बड़े बड़े सपोर्टर्स जैसे कि ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और फ्रांस, ये सभी आ गए इनकी लड़ाई में। और बच्चों की लड़ाई में उनके पेरेंट्स आ गए, तो फिर ऐसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई थी। ओके, मतलब छोटी छोटी कंट्रीज आपस में लड़ रही थी और फिर जैसे ही बड़ी कंट्रीज आई तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई थी। ओके, इंडिया में नेशनलिज्म कैसे आया? हमने कॉमन स्ट्रगल करा है एक एनिमी के अगेंस्ट में। हमारा जो कॉमन एनिमी है उसके अगेंस्ट में अपन स्ट्रगल कर रहे थे, तो हमने अपने बीच में यूनिटी डिस्कवर करी। ऐसे हुआ था हमारे इंडिया में नेशनलिज्म का ग्रोथ। इसलिए हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 2 का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया और चैप्टर नंबर 1 का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म, क्योंकि वहाँ पर राज हुआ है, उदय हुआ है नेशनलिज्म का। ठीक है, चलो ठीक है, हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, ये भी और हमारी पूरी हिस्ट्री भी। आपकी क्लास 10th की पूरी हिस्ट्री मैंने करा दी है 1 शॉट में। आप
प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा से देखिए। और माफ़ी चाहूँगा मैं ठीक से नहीं पढ़ा पाया आपको एंड में, आधे घंटे के बाद से मेरी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है मुझे बोलने में, माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, हमारी पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही मैं आपको बहुत सारी वीडियोस दे दूँगा, वन शॉट की वीडियोस, देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, मस्त मस्त मौला होके नोट्स को पढ़िएगा हमारे व्हाट्सअप चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारे नोट्स को पढ़िए, साइंस के, सोशल के, मैथ के, इंग्लिश नंबर के, और फिर मस्त तैयार होके जाइए एग्ज़ाम में। धन्यवाद। जय हिंद।